हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। बहुत देर से दर्शकों की डिमांड थी कि सर आप जो ये गोचर चल रहा है इसके ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि जो एनवायरनमेंट उन्हें मिल रहा है उस एनवायरनमेंट को वो अपने चार्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट करें। एनवायरनमेंट का मतलब है गोचर, क्योंकि एक एनवायरनमेंट हमें मिलता है अपने दशा पीरियड के रूप में। ये दशा पीरियड कहीं ना कहीं ये हमारा ही क्रिएट किया हुआ, हमारा ही बनाया हुआ है। अगर इस दशा पीरियड को दर्शकों आप समझना चाहते हो, क्योंकि ये जो चार्ट हमारा बनता है ये हमारे कर्मों के हिसाब से बनता है। इस जन्म के कर्मों से नहीं, पिछले जन्मों के कर्मों से। एक जन्म के भी नहीं, जन्मों के कर्मों से। यानी जो कर्म हम पिछले जन्मों में करते हैं ये उसका ही आफ्टर इफेक्ट है कि ये दशा पीरियड या ये चार्ट हमें मिलता है। और क्योंकि हम टाइम बाउंड है, दशा काल से बंधे हुए हैं, सो ये तो होगा कि हमें उस फिक्स टाइम जोन में ही रहना है। और जो टाइम जोन हमारे पिछले कर्मों से निर्मित हुआ, हमें जीना तो उसी के पैटर्न के हिसाब से पड़ेगा। हम कोई अपनी तरफ से नई डायरेक्शन नहीं बना सकते। अगर हमारा जन्म केतु में हुआ तो केतु के बाद जो दशाएं आएंगी इन ऑर्डर, हमें उसी ऑर्डर में जीना पड़ेगा। और ये तो है हमारा एनवायरनमेंट जो हमने अपने लिए, कॉन्शियसली कह लीजिए, अनकॉन्शियसली कह लीजिए, ये हमने ही बनाया। मगर अब एक एनवायरनमेंट है जो हमें मिलता है। देखिए, एक एनवायरनमेंट हमने बनाया, एक एनवायरनमेंट उस यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ से कह लीजिए या परमात्मा की तरफ से कह लीजिए, वो हमें मिलता है। ना तो हम जो दशा, जो टाइम जोन हमें मिला, हम उसको बदल सकते हैं, ना ही जो टाइम जोन हमें ट्रांजिट के रूप में, गोचर के रूप में हमें जीने के लिए मिल रहा है, ना हम उसको बदल सकते हैं। बदला तो इसमें कुछ भी नहीं जा सकता, हर चीज फिक्स है उसी पैटर्न से, उसी, क्योंकि गेम तो सारी एनर्जी की है। एक फिक्स तरह की एनर्जी लेकर हम पैदा होते हैं, उस एनर्जी की एक डायरेक्शन होती है और उसी के हिसाब से हमें आगे दशाएं मिलती जाती हैं। और आप देखिए, जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो भी एक पैटर्न में ही काम करती है। ऐसे नहीं है कोई हैफाजार्ड या कोई मतलब अनकंट्रोल्ड चीजें नहीं है। टोटल एनर्जी एक पैटर्न में है और उसी पैटर्न में हमें जीना है। अब कई बार क्या होता है, आपके चार्ट में प्लेनेट जहां पड़ा है वो ही दशा पीरियड, यानी कि उसी का दशा पीरियड भी हमें मिल गया, यानी कि प्लेनेट और उसी प्लेनेट का दशा पीरियड, और उसी प्लेनेट के दशा पीरियड में हमें अंतर भी वही मिल गया। और इंसिडेंटली उस समय गोचर भी उसी प्लेनेट का मिल गया। अब आप देखिए, ये चार चीजें सिंक में आ गई, एक ऑर्डर में आ गई। और जब भी सिंक होगा, यही सुर है। हम कहते हैं हम सुर हैं और दूसरे असुर हैं। सुर का मतलब है कि हर चीज रिदम में है, राइम में है, एक ट्यून में है। अगर तो सारी ट्यून एक हो गई, आप भी जुपिटर, दशा भी जुपिटर, अंतर भी जुपिटर और गोचर भी जुपिटर, तो ये एक खूबसूरत सी ट्यून बन गई, खूबसूरत सा नगमा यहां से निकलेगा और वो जो इवेंट होगा वो बहुत खूबसूरत सा इवेंट होगा। मगर कई बार क्या होता है, आपको जो एनवायरनमेंट जो आपने अपने लिए क्रिएट किया दशा पीरियड में,
वो डिफरेंट, अंतर डिफरेंट, अंतर में प्रत्यंतर डिफरेंट, और प्रत्यंतर में जो आगे सूक्ष्म दशाएं आ रही है, देह दशा है, प्राण दशा है, सूक्ष्म दशाएं है, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट। और जो गोचर हमें मिला वो गोचर भी डिफरेंट। अब आप देखिए, अब टाइम तो जाएगा, टाइम तो चलने वाला है, चलायमान चीज है, ये तो रुकने वाला है नहीं। अब वहां पे आप देखो, एनर्जी सिंक में नहीं आ रही, ट्यून में नहीं आ रही। एक तरफ सुर ताल में सुर कोई और लगा हुआ है, दूसरी तरफ से सुर कोई और लगा हुआ है। अब जब इस तरह की है तो वो जो नगमा बनेगा, जो म्यूजिकल नोट वहां पर बनेगा, वो कहीं ना कहीं अजीब सा होगा। और समटाइम्स हम क्या है, हम कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस अपने ऊपर ले लेते हैं जो इन्फ्लुएंसेस प्लेजेंट नहीं होते। और ये खेल हमारे दशा पीरियड में जो एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है उस एनवायरनमेंट का है। क्योंकि एनर्जी हम लेकर एक फिक्स एनर्जी आए हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि यहां आकर हमें एनर्जी मिली। उस एनर्जी की एक डायरेक्शन भी है, हमें जाना भी उस तरफ है, और उसका एक ऑर्डर है, उसका एक सीक्वेंस है। गेम तो यही है, उसमें ना हम बदल सकते हैं ना आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, जो लोग ऋषि मेंटेलिटी वाले हैं, जो लोग अपने प्राणों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि प्राणायाम, प्राण का आयाम कर सकते हैं, और जो अपनी यात्रा मूलाधार से शुरू करके सहस्त्रार चक्र तक ले जा सकते हैं, यानी कि ऋषि, जो ऋषि मेंटेलिटी के लोग हैं, वो इस टाइम जोन से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है ये टाइम जोन में बंधी हुई नहीं है। इड़ा और पिंगला, आपका सोलर रूट और आपका ल्यूनर रूट, यानी कि सूर्य का रूट और चंद्रमा का रूट, ये टाइम जोन में बंधा हुआ है, काल चक्र में बंधा हुआ है। मगर सुषुम्ना नाड़ी जब ये एसेंट लेती है, जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ जाते जाते सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तो ये एनर्जी टाइम जोन से बाहर चली जाती है। मतलब टाइम जोन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया कि ऋषियों के ऊपर या ऋषि मेंटेलिटी वाले लोगों के ऊपर काल चक्र का या ज्योतिष शास्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता। वो फ्री हो जाते हैं, कर्मों के बंधन से भी फ्री हो गए। जब कर्मों का बंधन नहीं है, उनके ऊपर कोई ऋण नहीं है, कोई डेट नहीं है, यानी ऋणानुबंध भी उनके पास नहीं होगा, और ना ही उनके ऊपर काल का कोई बंध होगा, ना ही उनके ऊपर टाइम का कोई बंध होगा। अब ये तो थी बात दर्शकों आपको सिर्फ समझाने के लिए कि काल चक्र कैसे चलता है। मगर आज की वीडियो का टॉपिक है इस समय जो गोचर चल रहा है ये क्या प्रभाव दे सकता है, कैसा एनवायरनमेंट हमें इस समय मिला हुआ है। आज की वीडियो में उस एनवायरनमेंट को समझने का प्रयास करेंगे और उस एनवायरनमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। सो दर्शकों, आपके लिए मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा। ये आप देखिए, ये आज का ही गोचर चार्ट है। ये इंटेंशनली मैंने आपके लिए निकाला कि आज का गोचर आप समझ सको कि गोचर क्या है, जिसमें इंटरेस्टिंग सी चीजें आपको मिलेंगी। और वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या है, आप देखिए। राहु केतु कौन कौन से साइन में है? राहु है टॉरस में और केतु है स्कॉर्पियो में। ये कहीं ना कहीं इनके अपने ही घर है। राहु टॉरस यानी कि वृषभ में एग्जॉल्टेड है, केतु वृश्चिक में स्कॉर्पियो में एग्जॉल्टेड है, इनके अपने घर है। अब आप और देखिए, यहां पर आपको चीजें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मिलेंगी। अब आप देखिए, शनि को देखिए, शनि अपने ही भाव में अपनी ही राशि में है। जुपिटर ये भी अपनी ही राशि में है,
यानी कि सैजिटेरियस में ही है। शनि कैप्रिकॉर्न में, जुपिटर सैजिटेरियस में। अब यहां पर देखिए 4 प्लेनेट आपको अपने ही साइन में मिल रहे हैं। ये है राशि चक्र। अगर हम राशि चक्र को और डिटेल में थोड़ा सा अंदर जाकर समझने का प्रयास करेंगे, 5 में से 4 प्लेनेट आपको कहां मिल गए? वो अपने ही साइन में मिल गए, और अपने साइन का प्लेनेट हमेशा ही स्ट्रांग होता है। मगर जो लाइफ का देवता है, जीवन का देवता है, वीनस यानी शुक्र, शुक्र कहां पड़ा है? शुक्र पड़ा है वर्गो राशि में, कन्या राशि में, और ये ऑस्पेक्ट कर रहा है किसको? अपने एग्जॉल्टेशन पॉइंट यानी कि मीन राशि को ये ऑस्पेक्ट कर रहा है, और वहां पर मन आपका वहीं पड़ा है। जहां पर मन है, शुक्र अब थोड़ा सा छटपटा रहा है, या ये समझ लीजिए उच्च अभिलाषी हुआ है कि अब उसको उच्चता की तरफ जाने का मन है। और आप देखिए ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट ऐसे नहीं कि ये मेरे पर ही प्रभाव डालेगा या किसी खास राशि या किसी खास इंसान के ऊपर प्रभाव डालेगा। अब गोचर है, ये तो यूनिवर्सल एनर्जी है, परमात्मा की तरफ से ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब ये एनर्जी तो सबको मिली, तो सबकी जनरल साइकोलॉजी पे ये इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। मगर उस इन्फ्लुएंस का कोरिलेशन मेरे ऊपर डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं किसी और राशि में हूं, आप किसी और राशि में होंगे। सो राशि के परिवर्तन के हिसाब से वो आपको जो इन्फ्लुएंस है वो डिफरेंट फील होगा, सेम तो हो नहीं सकता। मगर आज की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम गोचर के प्रभाव को समझना भी है, और इसका क्या प्रभाव हो सकता है ये भी समझने जानने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए यहां पर पूरे के पूरे चार्ट में कौन सा प्लेनेट है जो एग्जॉल्टेशन में है। अब आप देखिए शनि एग्जॉल्टेशन में नहीं है, जुपिटर एग्जॉल्टेशन में नहीं है, मंगल एग्जॉल्टेशन में नहीं है, मंगल तो वक्री हुआ है, चंद्रमा एग्जॉल्टेशन में नहीं है, शुक्र एग्जॉल्टेशन में नहीं है, सूर्य एग्जॉल्टेशन में नहीं है, और बुध भी वक्री है। अब सिर्फ 2 ही प्लेनेट हैं जो एग्जॉल्टेशन में है, यानी कि राहु और केतु। और जो प्लेनेट एग्जॉल्टेशन में है, तो आप समझ सकते हो कि जो यूनिवर्सल प्रभाव आपके ऊपर है उस ऊर्जा का तो प्रभाव ज्यादा होगा। अब ये जो एग्जॉल्टेशन है, अब इस चीज को आप समझिए कि ये है टॉरस राशि में। अब टॉरस राशि ये कहीं ना कहीं परिवार के साथ भी संबंध रखती है, क्योंकि अगर भाव की बात करेंगे तो परिवार भी है, यहां पर आपकी वाणी भी है, यहां पर आपका ये जो साइन है ये आपकी पैसे के साथ भी रिलेट कर रहा है। मगर अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया रुकी हुई है, पूरी दुनिया तो बंद है, कामकाज किसी के भी अच्छे ढंग से नहीं चल रहे, कोरोना वायरस आने की वजह से कामकाज तो बंद है। मगर राहु ये कह रहा है कि पैसा होना चाहिए। अब ये जो डिस्पैरिटी है इसको कैसे समझा जाएगा? अब दर्शकों यहां पर आपको ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना होगा। अब जब ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना होगा तो ज्योतिष का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी प्लेनेट जब टॉरस राशि में होता है तो उसको धन अर्जन करने में इनिशियल पीरियड में डिफिकल्टी आती है। बाद में जब वो डिफिकल्टी को ओवरकम कर लेता है तो वो भाव खुल जाता है, यानी कि जो पैसा अर्जित करने का भाव है वो भाव खुल जाएगा। अब आप देखिए राहु यहां पर ये कह रहा है कि पैसे का भाव
आपका जो इंटेंट है, आपका कह लीजिए, आपकी फैमिली का कह लीजिए, वो जो इंटेंट है वो डेफिनेटली होगा, मगर अभी उसमें डिफिकल्टी है। और जब डिफिकल्टी है तो हमें क्या करना होता है? यहां पर राहु अपने माया का जाल तो दिखाएगा, माया का प्रभाव भी दिखाएगा। आपको लगेगा कि चीजें बहुत बड़े लेवल पर हो रही हैं। अब लोगों के पास आप देखिए नॉर्मल में काम नहीं है, सो उनका झुकाव कहां पे जाएगा? स्पेकुलेटिव मार्केट की तरफ जाएगा, जो राहु के प्रभाव में है। स्पेकुलेटिव मार्केट, लोग सोने की ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिल्वर की ट्रेडिंग कर रहे हैं। शेयर मार्केट में अब आप देखिए किस तरह, कैसे शेयर मार्केट यानी कि आजकल चल रही है, थोड़ी सी बढ़ती है फिर एकदम से धड़ाम हो जाती है। अब ये राहु का खेल है, ये राहु का माया जाल है। तो फोकस स्पेकुलेशन की तरफ जाएगा। अब यहां पर राहु के इस माया जाल से कैसे बचा जा सकता है? राहु के माया जाल से बचने के लिए दर्शकों कुछ नहीं, आपको ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना होगा। मिलेगा आपको, मगर डिफिकल्टी को ओवरकम करने के बाद आपको पेशेंस रखनी होगी। पेशेंस रख के राहु के खेल को आपको समझना होगा कि राहु का खेल क्या है। देखो, है तो राहु भी एक एनर्जी ही, और एनर्जी अपना खेल खेलती है। आपको उस एनर्जी के खेल को समझना है या उस एनर्जी के खेल के लॉजिक को समझना है। अब जो चीज, अब आप देखिए, नीचे जाएगी वो ऊपर भी आएगी। साइंस का भी प्रिंसिपल है, वैसे भी एनर्जी का प्रिंसिपल यही है, जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी। अब इसी तरह अब डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी हमेशा तो रहनी नहीं। सो इसमें दर्शकों आपको राहु के गोचर को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। और राहु के गोचर में ये 1.5 साल का पीरियड होता है। जिस दिन से राहु इस राशि में आया है, यानी टॉरस राशि में आया है, ये ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का पीरियड होता है, 1.5 साल का पीरियड होता है। इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जो फर्स्ट हाफ होगा वो डिफिकल्टी का होगा, और जो सेकेंड हाफ होगा वहां पर डिफिकल्टी ओवरकम होके रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। सो यहां पर आपको फर्स्ट हाफ में, यानी कि पहले 9 महीनों में आपको पेशेंस के साथ ही रहना है। राहु के माया जाल में नहीं फंसना, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में नहीं जाना। अब ये गोचर से आप देखिए, ये एनवायरनमेंट अकेले के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। मगर कौन आदमी कैसे राशि में, उसका अपना चार्ट है, वो प्रभाव आप मिला लीजिए। जब आप उस प्रभाव को मिलाएंगे, उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका बड़ा सिंपल है। आप अपने चार्ट के ऊपर गोचर के चार्ट को सुपर इम्पोज कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका राहु कहां है और गोचर का राहु कहां है। अब आपको समझ में आ जाएगा, आप उस तरीके से रिजल्ट निकाल भी सकते हो। अब राहु के टॉरस में, ये तो मायाजाल मैंने आपको बता दिया कि ये मायाजाल का खेल है, मगर केतु का 8th हाउस में, स्कॉर्पियो में जाना और वहां पर एक्सॉल्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों है? क्योंकि केतु आपके पास्ट का प्लेनेट है, आपके पास्ट को बता रहा है। अब केतु का एनवायरनमेंट, यानी कि आपको अपने पास्ट का एनवायरनमेंट मिला, मगर अब ये जो राशि है, राशि ऑकल्ट की है, मिस्ट्री की है। यहां पर मिस्ट्री आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपने पास्ट में अपनी एनर्जी की डायरेक्शन वो बनाई थी जो स्कॉर्पियो में इंडिकेट होती है। आप इस स्टेटमेंट को दोबारा चाहे सुन लीजिए कि अगर आपने पिछले जन्मों में अपने एनर्जी की डायरेक्शन ऑकल्ट को एक्सप्लोर करने में लगाई है, तो दर्शकों आपके लिए ये वंडरफुल टाइम है।
ये जो टाइम है, क्यों? क्योंकि यहां पर राहु का मायाजाल है, आप उसको समझ सकते हो उस मायाजाल को, और यहां पर रिजल्ट्स तो नहीं है। आपको पेशेंस के साथ रहना है। जब पेशेंस के साथ आपको रहना है, और आपका अगर झुकाव, मतलब क्या हुआ कि आपके चार्ट में अगर वो झुकाव आपको दिखाई देता है, तो ये आपके लिए वंडरफुल पीरियड है। आप ऑकल्ट में और डीप जा सकोगे, क्योंकि केतु एग्जॉल्टेड है। ये एनर्जी अब आपको हेल्प करने वाली है। अब चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे नवरात्रे आते हैं, हम कहते हैं ये बहुत पवित्र दिन है साधना करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी से हमें हेल्प मिलती है। अब ये जो यूनिवर्सल एनर्जीज की हेल्प है, ये 101% है इस पीरियड में, और ये 9 महीने तो आपको मिलेंगे। उसके बाद आपकी फिर मटेरियल जर्नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु जो थोड़ा सा डिफिकल्टी के जोन में है, वो डिफिकल्टी के जोन से निकल जाएगा, वो एनर्जी आपकी बदलेगी, और वहां पर आपकी मटेरियल जर्नी शुरू हो जाएगी। जो लोग साइको स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए वंडरफुल टाइम होगा। और आगे अब चलते हैं। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जुपिटर जुपिटर सैजिटेरियस में है, ज्ञान का गुरु, नॉलेज का गुरु अपनी ही राशि में है। और ये जो राशि है, इसका संबंध किससे है? हमारे पूर्व जन्मों से है, हमारे भाग्य से है, हमारी डेस्टिनी से है। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? डेस्टिनी ऐसे नहीं है कि आपको पैसा मिल जाएगा, आपको ये चीज मिल जाएगी, वो चीज मिल जाएगी। भाग्य ये नहीं है दर्शकों। भाग्य को आपको सही डेफिनेशन में समझना पड़ेगा, तब आपको चीजें सही पर्सपेक्टिव में समझ आएगी। अब भाग्य क्या है? जो चीजें, जो पोटेंशियल हमने अपने पिछले जन्मों के कर्मों से अर्जित किया, वो इस जन्म में हमारा भाग्य बना। यानी जो चार्ट आपको मिला, जिस राशि में आप पैदा हुए, आपका लग्न जिस राशि का हो गया, आपके प्लैनेट्स जिस जिस राशि भाव में चले गए, वो आपका भाग्य है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भाग्य को अगर समझना है। और भाग्य का देवता अपने घर में है, सो अब भाग्य अपने आप तो मिलता नहीं, भाग्य तो आपका अर्जित की हुई चीज है। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? नॉलेज का, गुरु का। सो यहां पर झुकाव आपका रिलीजन की तरफ, रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ। केतु कह रहा है ऑकल्ट, यहां पर रिलीजन आ जाता है। देखिए, अब ये थोड़ा सा डिस्पैरिटी है यहां पर एनर्जी के खेल की। क्यों? क्योंकि 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जा रहा है, मगर आपका 9th हाउस या जुपिटर आपको रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ, माइथोलॉजिकल एक्टिविटीज की तरफ, या उस नॉलेज की तरफ लेकर जा रहा है जिससे ये डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये क्रिएशन बनी, दुनिया बनी कैसे, ये उसके बारे में भी आपको बताने वाला है। जिन लोगों की पिछला जन्म, पिछले जन्म में जो एनर्जी की डायरेक्शन बनी, यानी कि जो डेस्टिनी आपको बनी, जिनकी डेस्टिनी में ऑकल्ट है, उनको ऑकल्ट मिलने की संभावना है। वो ऑकल्ट को एक्सप्लोर कर पाएंगे इस पीरियड में। और जिनकी एनर्जी की डायरेक्शन आप देखिए उस ज्ञान को अर्जित करने की तरफ थी, तो उनके पास ज्ञान अर्जन का भी ये गोल्डन पीरियड है। अब आप देखिए, ये जो चीज है, अब इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें कि डेस्टिनी, भाग्य और भाग्य का देवता जुपिटर, वो अपने घर में है। ये गोल्डन पीरियड है उस नॉलेज को लेने का, भाग्य को सही पर्सपेक्टिव में समझने का, और उसको लेकर आगे बढ़ने का। अब यहां पर
थोड़ा सा मैं आपको और आगे भी समझा देता हूं, क्योंकि केतु 8th हाउस को एक्सप्रेस कर रहा है और जुपिटर 9th हाउस। अब ये राशि से आप समझ लीजिए या साइन से आप समझ लीजिए, बात एक ही है। अब सेजिटेरियस साइन स्कॉर्पियो साइन का गेन हाउस है। जो लोग ऑकल्ट को एक्सप्लोर करके रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे, उनको गेन होने की संभावना होगी। ये बात कंफर्म है, उनको गेन की संभावना है। अब आप और आगे चलिए। शनि यानी कि कर्मों का देवता और कर्म अधिपति, ये कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है, और ये इन दोनों के लिए ही गेन का हाउस हो गया। यानी जो नॉलेज आपको मिलने वाली है इस एनवायरनमेंट में, अगर आप उस नॉलेज को कर्मों में परिवर्तित कर देते हो तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। वो चाहे नॉलेज यहां पर डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लोर करने की है, रिसर्च को एक्सप्लोर करने की है। तभी आप देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, साइंस अपने तरीके से चीजों को खोजने पे लगी है। कोरोना वायरस कैसे हुआ, कोरोना वायरस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कोरोना वायरस के कंपाउंड्स कौन से हैं जो इंटरनल कंपाउंड्स हैं, इम्यूनिटी कैसे बनती है, वैक्सीन कब बनेगी, कैसे बनेगी। अब आप देखिए पूरी दुनिया रिसर्च की तरफ लगी हुई है, जो साइंस फ्रेटर्निटी के लोग हैं, और जो साइको स्पिरिचुअल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो एक्सप्लोर करने में लगे हैं कि इस बीमारी को हम कैसे प्राणों का आयाम करके कर सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर को बेटर कर सकते हैं, कैसे खान पान से अपने मन को बेटर कर सकते हैं। अब आप देखिए ये टोटल रिसर्च चल रही है पूरी दुनिया में। साइंटिस्ट अपने तरीके से लगे हुए हैं और साइको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट वो अपने तरीके से लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब ये मकर राशि में शनि के होने से ही हुआ है। जो डिजायर्ड नॉलेज आपको चाहिए वो तो आपको मिल रही है। जब डिजायर्ड नॉलेज आपको मिल रही है तो बड़ी सिंपल बात है, तो कर्म यहां पर अच्छे ढंग से होने की संभावना पूरी है, क्योंकि इससे बेटर राशि का गोचर नहीं मिल सकता। बहुत मन ने सीखने के रास्ते पर आया, यानी कन्या राशि की तरफ उसका इंडिकेशन हुआ एनर्जी का, तो उसके तीसरे भाव में यानी कि उसके एफर्ट के भाव में केतु उस डीप ऑकल्ट की एक्सप्लोर करने की या रिसर्च करने की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और वहीं से हमें क्रिएशन की, डेस्टिनी की, भाग्य की, वहां से हमें वो नॉलेज मिलेगी और वो नॉलेज कर्मों की तरफ जाएगी। और दूसरी चीज देखिए जो मैंने कहा था कि ये गुगली है छोटी सी, शनि मकर राशि में है और मन यहां पर किस राशि में है, वो है मीन राशि में, यानी कि कर्म से तीसरे भाव में है। कर्म से तीसरा भाव यानी कि हमारा मन उधर को है। अगर हम एफर्ट करेंगे तो मन किधर को जाएगा, वो वीनस की तरफ जाएगा, वीनस से शक्ति ले लेगा, और वीनस से शक्ति लेकर 12th हाउस यानी कि जो मीन राशि है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। ये एनवायरमेंट है एनर्जीज का जो आपको अब मिला है यहां पर। और देखिए सूर्य और बुध, कहने को बुधादित्य योग जो लोग समझना चाहते हैं इस तरीके से वो समझ भी सकते हैं। बुध और सूर्य का इकट्ठा होना यानी कि आत्मा और बुद्धि ये कहां पर हैं, ये हैं शुक्र के भाव में, शुक्र की राशि में। मगर शुक्र तो पड़ा कहां है, शुक्र तो पड़ा है इनके लॉस के भाव में। आत्मा यहां पर थोड़ी सी कष्ट में दिखाई देती है, मगर अब बात वही है क्योंकि कन्या राशि डिफिकल्टी की राशि है, कंपटीशन की राशि है। यहां पर उस डिफिकल्टी को, उस कष्ट को तो हमें ओवरकम करना ही पड़ेगा, और वो ही कंपटीशन है इस समय जो पूरी दुनिया में चल रहा है। वो चाहे
हम मेटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट पे सोच लें या साइकोलॉजी के एस्पेक्ट पे सोच लें या साइको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे सोच लें, तीनों तरफ ये कष्ट तो है। अब यहां पर दर्शकों मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहता हूं। 15 नवंबर से ये राशि परिवर्तन होने वाले हैं। अब यहां पर जैसे ही वो राशि परिवर्तन होंगे, वो अब मैं आपके लिए चीजों को बदल देता हूं। तब आपको समझ में आएगा कि राशि परिवर्तन से क्या होगा। मैंने कहा था नवंबर 15 से ये राशि परिवर्तन होगा और यहां से चीजें बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएंगी। ये 15 नवंबर आपके सामने मैंने डेट चेंज कर दी। अब यहां पर ट्रांजिट कैलकुलेशन हम देखेंगे। अब आप देखिए, अब यहां पर ट्रांजिट कैलकुलेशन में आपको कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा, कोई भी ज्यादा प्रभाव आपको नहीं दिखा। मगर जैसे ही हम 16 में जाएंगे, आप देखेंगे अब आपको चेंज मिल जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, सूर्य आपका केतु के साथ आ गया। सूर्य आपका केतु के साथ किस भाव में आ गया, स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो राशि में ये आ गया। अब स्कॉर्पियो राशि में आने का मतलब अब आप समझ सकते हो कि अब आपकी आत्मा आपके पास्ट से वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो डायरेक्शन ले रही है। यानी कि आत्मा अब उस रास्ते को, जो डायरेक्शन आपकी बनी, वो इल्यूमिनेट हो जाएगी। और इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है कि यहां पर जो चीजें छुपी हुई थी वो दिखाई दे जाएंगी। ज्योतिष का सिद्धांत है ये, क्योंकि सबसे बड़ा लाइट सोर्स ज्योतिपुंज सूर्य है, हमारी आत्मा है। अब आत्मा पास्ट में, मतलब जो डायरेक्शन पास्ट से आपको मिली, वो डायरेक्शन आपकी इल्यूमिनेट हो जाएगी। अब एक ही दिन आप और आगे चले, तब आपको एक और इंटरेस्टिंग यहां पर चीज मिलेगी, सितारा। सितारा को आप देखिए, एकदम से अब आपको समझ में आया कि अब यहां पर वीनस और मरकरी इकट्ठे हो गए। वीनस और मरकरी इकट्ठे हो गए। अब वीनस कहां चला गया, वीनस चला गया अपने राशि में, तुला राशि में। अब वीनस का तुला राशि में जाना और साथ में मरकरी का आना, जो मेरे को कमजोरी अभी दिखाई दे रही थी, जो मैंने आज के ट्रांजिट में, आज के गोचर में आपको समझाने का प्रयास किया, वो कमजोरी यहां पर पूरी होती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि तुला राशि बैलेंस की राशि है। बैलेंस की राशि में शुक्र का और मरकरी का, यानी बुध का आना, ये जो बैलेंस आपका बिखरा हुआ था, जो आपको कष्ट हो रहा था उस बैलेंस को लेने में, अब वो, क्योंकि बुध देवता के वहां आते ही वो आसान हो जाएगा आपको रास्ता, क्योंकि लर्निंग आपकी खुल जाएगी। और कहीं ना कहीं अब आप देखिए, ये योग बहुत अच्छा है। शुक्र और बुध का, शुक्र और बुध का, शुक्र अपनी राशि में, अपनी राशि में प्लेनेट हमेशा स्ट्रांग हो जाता है। अब आप देखिए, ये जो चीज यहां पर बनी, अब शुक्र अपनी राशि में, राहु केतु अपनी राशि में, जुपिटर अपनी राशि में और शनि देवता भी अपनी राशि में। अब यहां पर 5 प्लेनेट, 9 में से 5 प्लेनेट अपनी राशि में आ गए और बुध, कहीं ना कहीं बुध भी अब अच्छा प्रभाव देने को समर्थ हो गया। सिर्फ अगर यहां पर थोड़ी सी एनर्जी डिस्पैरिटी आपको लगेगी, तो वो लगेगी सिर्फ और सिर्फ मंगल से, क्योंकि मंगल मीन राशि में है। मगर जब 9 में से 5 प्लेनेट एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चले गए,
और जो बचे चार में से एक प्लेनेट अच्छी डायरेक्शन फिर पकड़ गया। आत्मा का, सूर्य का तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आत्मा हर चीज से इनडिफरेंट है, निर्लिप्त है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपके, देखिए आत्मा मन, इनको तो हमें नॉर्मल में हमें छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से प्रभाव डालते हैं। क्योंकि जो लाइट सोर्स है आप सब जानते हो, वो सूर्य है, वो हमारी आत्मा है, और चंद्रमा हमारा मन है, हमारा ड्राइवर है। ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन को इंडिकेशन देने के लिए, उसको पॉजिटिविटी देने वाले प्लेनेट है। इसी वजह से इनको तो हम कभी दोष दे ही नहीं सकते, ये तो हर दोष से परे है। यहां पर दर्शकों मैं आपको बताता हूं, एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बनने की संभावना है, और इस एनवायरनमेंट को आप अपने चार्ट के ऊपर सुपर इंपोज करिए और देखिए कि आपके चार्ट में ये गोचर क्या क्या प्रभाव डालता है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी अच्छा प्रभाव सबको ही मिलने वाला है। हालांकि वो बात सही है कि सारे प्लेनेट सबके चार्ट में तो जा नहीं सकते अच्छी जगह पे, क्योंकि किसी का प्लेनेट किस राशि में होगा, किसी का प्लेनेट किस राशि में होगा, मगर यहां पर जनरल एनवायरनमेंट एक पॉजिटिविटी का बन गया, और जनरल एनवायरनमेंट जब पॉजिटिविटी का बनता है तो उसका प्रभाव तो हर राशि पे आएगा ही। दर्शकों, ये मेरा एक आकलन था कि आपको ये समझाने का कि गोचर को सही तरीके से समझना चाहिए, गोचर को सही तरीके से अप्लाई करना चाहिए, और उस अप्लाई करके ऐसे नहीं है कि हमारे जैसे किसी भी ज्योतिषविद ने अगर वीडियो बना के आपको बता दिया कि फला राशि में फला प्लेनेट का गोचर आया तो वो सबके ऊपर प्रभावी हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपका प्लेनेट किसी भी राशि में किसी भी भाव में हो सकता है, वो तो आपको अपने चार्ट के ऊपर, तरीका मैंने आपको बताया है कि उसके ऊपर आप सुपर इंपोज करिए, फिर उसके प्रभाव को जानने का प्रयास करिए। दर्शकों, ये था मेरा एक छोटा सा कोशिश, जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि गोचर के प्रभाव को हम अपने राशि चार्ट में कैसे देख सकते हैं। बाकी दर्शकों, हर वीडियो में जो रिक्वेस्ट मैं करता हूं उसके बिना वीडियो पूरी नहीं होती। वो रिक्वेस्ट इस वीडियो में भी मैं करूंगा कि ये जो एस्ट्रो इंटेलिजेंस है, ये आपका अपना चैनल है, और इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिष की बात होती है और कुछ नहीं होता। कोई यहां डराने का धंधा नहीं किया जाता, कोई भी ऐसी बात जिससे नेगेटिविटी दर्शकों के मन में जाए, कोई डर उत्पन्न हो, ऐसा कभी भी नहीं किया जाता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बात होती है। ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाइए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुंचे, लोग अपने तरीके से ही अपने चार्ट को समझ पाए। डर, ब्लैकमेल का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है इंटेंशनली, उससे आप अपने आप को बचा सकें। और जो दर्शक अपना चार्ट मेरे को दिखाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, या रिसर्च के टॉपिक पर मेरे साथ बात करना चाहते हैं, दे आर ऑल वेलकम। और उन सबके लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, वो जो मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं वो एक ही नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, और वो नंबर है 9881164480। दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। आशा करता हूं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छी पॉजिटिव संभावनाएं लेकर आएगा और आपके जीवन में मंगल होगा। धन्यवाद।